मेरा नाम अनिल। आज मैं आपको एसिड, एंटी इन्फ्लेमेशन और न्यू जीन्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एसिड ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी में एसिड होता क्या है। ठीक है, एसिड को लेके ना हमारे माइंड में आता है कि जैसे हम किसी भी नॉर्मल इंसान से बात करते हैं तो वो बोलता है कि भाई एसिड बन गया, तो वो हमेशा एसिड को एक नेगेटिव वे से ही लेता है कि भाई एसिड हमारी बॉडी के लिए गलत होता है। लेकिन कितना गलत होता है, कितना सही होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। शरीर में एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक केमिकल होता है जो शरीर में बनने के साथ भोजन के जरिए भी शरीर में प्रवेश करता है। यह एसिड रक्त के माध्यम से किडनियों तक पहुंचता है। किडनी इसका शरीर की जरूरत के हिसाब से संतुलन करने के बाद जरूरत से अधिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है। शरीर में एसिड क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने का कारण है कम पानी पीना, शराब पीना, अत्यधिक प्रोटीन वाली डाइट लेना, कुछ जेनेटिक कारण होते हैं। इन कुछ कारणों से यूरिक एसिड का उत्पादन ज़्यादा होने लगता है, जो कि किडनी के द्वारा फिल्टर प्रक्रिया में नहीं निकल पाता। जैसे अभी पीछे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कई बार एसिड जो एक्स्ट्रा होता है, कुछ तो हमारी किडनी प्यूरिफाई कर देते हैं, बट कुछ एसिड ऐसा होता है कि जिसको हमारी नहीं कर पाती, वो किडनी के द्वारा निकल जाता है। बट इसमें क्या बताया गया है कि कुछ एसिड ऐसा है जिसमें हमारी किडनी के द्वारा फिल्टर प्रक्रिया में नहीं निकाला जाता और ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है? एसिड का लेवल बढ़ जाता है, बाद में यह हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है और इससे गाउट की समस्या पैदा हो जाती है। यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द महसूस होता है और यह दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, खासकर टखना, कमर, गर्दन, घुटने आदि में। शरीर में से एसिड बाहर कैसे निकाले? भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। इससे यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। दारू के सेवन करने से बचें। ज्यादा अल्कोहल से यूरिक एसिड निकालना काफी मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी को, इसलिए हमें ये पानी ज्यादा पीना चाहिए और जो प्रोटीन वाली ज्यादा डाइट है उनसे ज्यादा बचना चाहिए, और मोस्टली नाइट के समय। अब हम बात कर रहे हैं एसिड के बारे में ही, लेकिन कितना एसिड हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है? जब यूरिक एसिड का स्तर 9.5 mg/dl तक पहुंच जाए तो यह शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब सामने वाला हमारे पास पेशेंट है या कोई भी पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर कितना एसिड खतरनाक है, कितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए, तो वो है 9.5 mg हो जाए तो खतरनाक हो जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होने से किडनी फेल हो सकती है, किडनी में स्टोन बन सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, गंभीर बीमारियां हो सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने से हार्ट पर भी प्रेशर आता है और कुछ मामलों में हार्ट डिसीज भी हो जाती है। यूरिक एसिड होना चाहिए। महिलाओं में जो एक अडल्ट महिला होती है उसके अंदर यूरिक एसिड लेवल 2.5 से 6 mg/dl तक होना चाहिए, जबकि एक अडल्ट पुरुष के अंदर यूरिक एसिड 3.5 से लेके 7 mg/dl तक सामान्य माना जाता है। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम की आ सकती है। अब मेन बात आती है, ये एसिड बढ़ रहा है, किस कारण बढ़ रहा है? अब एसिड क्या खाने से बढ़ रहा है? किसी को भी ट्रीटमेंट हम देते हैं तो हम उसको एक डाइट चार्ट बना के देते हैं। उस डाइट चार्ट में कुछ चीजों को ना राउंड अप करते हैं कि भाई किन किन चीजों से यूरिक एसिड बढ़ता है। खाने में चावल, बैंगन, आलू, काला चना, चने का आटा, अत्यधिक खट्टी चीजें, दही, कॉफी, दूध की चाय आदि एसिडिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को सेवन से बचे। और जो लोग भरपूर नींद नहीं ले पाते, जो ज्यादा काम के सिलसिले में अपनी नींद को पर्याप्त नहीं ले पाते, उनके अंदर भी एसिड की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है, और ये सब तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। हम न्यूरोथेरेपी के जरिए एसिड को कैसे रिलीज करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला 8N3 1N4 1N5 3LK1 LK2 12LU1 10AD1। अब 8N3 करता क्या है? ये सोडियम कार्बोनाइट बनाता है और हमारे शरीर के अग्नाशय को उकसाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से जब हम 8N3 देते हैं, ऐसा करने से हमारा एसिड लेवल कम आना स्टार्ट होता है। उसके बाद 1N4, यह छाती के निचले हिस्से में
दर्द को कम करता है और गोल ब्लैडर को उकसाने के लिए हम इसको देते हैं, ताकि जरूरत के अनुसार बाइल पर्याप्त मात्रा में बने और हमारा एसिड बाहर निकले। यह डिसेंडिंग कोलन को उकसाता है N5 और स्प्लीन दोबारा एंटी बाइल्स बनाने के लिए काम करता है और हमारे एसिड लेवल और सूजन पर भी यह काम करता है। LK1 यह हम बाई किडनी को उकसाते हैं और अपर एरिया का जो ब्लड की एसिडिटी पे काम करता है और हमारे शरीर में एसिड लेवल पर काम करता है और लो बीपी में भी यह ठीक करता है। LK2 में हम क्या करते हैं, जो हमारी किडनी का लेटरल एरिया क्षेत्र है उस पर काम करता है और एसिड को कम करता है। LU1 यह हमारे फेफड़ों को उकसाता है। ऐसा करने से फेफड़ों से CO2 को पानी में बदल दिया जाता है और एसिड और CO2 को हमारे श्वास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब LU1 देते हैं ये हमारे लंग्स को एक्टिवेट करता है। लंग्स को एक्टिवेट करने से क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है उससे उसको पानी में बदल दिया जाता है और CO2 को हमारे श्वास से बाहर निकाल दिया, जिसका pH 7.32 से pH 7.4 हो जाता है। बाकी पानी रक्त में रह जाता है और एसिड को CO2 और पानी में बदल देता है। बात करते हैं 1081 की। अब तक दिए गए सारे पॉइंट को उनके द्वारा जनरेट किए गए केमिकल को अपने निश्चित स्थान पर भेजना का यह काम करता है 1081, इसलिए हम ये देते हैं लास्ट में। अब बात करते हैं एंटी इंफ्लेमेशन ट्रीटमेंट की। हमारे शरीर में जब बाहरी कीटाणु प्रवेश करते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए हमारा शरीर तरह तरह की प्रक्रियाएं करता है, जिसे एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसको भड़काऊ प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। इसे हमारे शरीर की सेफ्टी करने वाले सेल्स यानी WBC सेल्स हमारे शरीर में ना हर जगह घूमते रहते हैं। जो WBC सेल है वो हमारे शरीर में हर जगह घूमते रहते हैं। जब बाहर से कोई भी कीटाणु या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो वहां उस प्रॉब्लम पे जहां से वो एंट्री हुई है या जहां कोई भी चोट लगे वहां सारे पहुंच जाते हैं। और जब इनकी संख्या ज्यादा होती है ना तो सामने वाले को सेल को डेड करके मारने के बाद वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जमने लगते हैं, जिससे सूजन कहते हैं। जब सेल से डेड सेल और हमारे WBC सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वहां पे लालिमा आ जाती है, ठीक है, या वहां पे सूजन ऐसे लगती है कि भाई सूज सा गया या गर्म सा होता है, तो वहां हमारे WBC सेल्स और बाहर से जो कीटाणु आए थे उनके जो बैड ब्लड सेल थे उनके साथ जो फाइट होते हैं, उसके बाद वो मरने के बाद जहां इकट्ठे हो जाते हैं वहां सूजन आ जाती है। और ऐसे ही जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि हम कुछ खाने की चीजों से भी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सूजन, दर्द, इन्फेक्शन आदि से बचना, तो डाइट में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को शामिल करें। आप ऑयल, हरी पत्तेदार सब्जियां, केले, पालक, टमाटर, नट्स, बादाम, अखरोट जैसी चीजों को भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे भी हमारी इन्फ्लेमेशन में हेल्प होती है। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी बताया था आपको फार्मूले में हमने 8N3 दिया था, 1N4 दिया, उसी प्रकार यह हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है जिनको हम उकसाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कहीं भी आई सूजन को हम कम करते हैं। अब बात करते हैं न्यू जीन्स के बारे में। यह एक ना जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वैसे भी आ सकती है, लेकिन इसमें जो हम ये फॉर्मूला मोस्टली हम यूज करते हैं एक जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना उसमें क्लब फुट, इसमें क्या होता है कि पैर ना ऐसे अंदर की साइड मुड़ जाता है, जिसको डुड्डा पैर बोलते हैं, और ये हिस्सा ना ऐसे ऐसे हो जाता है। यूट्रस प्रॉब्लम, गर्भ की प्रॉब्लम आ जाती है। लुकेरिया और वाइट ब्लड, जैसे लेडीज में ना एक वाइट पानी की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी और थोड़ा सा स्मेलिंग सी करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। CP चाइल्ड, मास्तिक पक्षघात, डाउन सिंड्रोम यानी मुंगेल बच्चे, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार, लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, इन प्रॉब्लमों के लिए हम यह फार्मूला यूज करते हैं। अब जो मैंने बताया था जेनेटिक जो हम फार्मूला देते हैं, इसमें क्या होता है कि फादर या मदर, इनमें से अफेक्टेड कोई भी हो सकता है,
लेकिन हमने इस चित्र में क्या दिखाया कि इसमें जैसे फादर है, इनकी से जो बच्चा बना वो था लड़का सबसे पहले, हमने इसको ले लिया। इनके सेल्स और इनके सेल्स इनके अंदर गए, लेकिन इनके ना जो जेनेटिक प्रॉब्लम थी इनको, तो उस वजह से ये बच्चा हो गया। लेकिन ये नॉर्मल थी, ये नॉर्मल थी, इसका कोई वो नहीं पड़ा। लेकिन यहां क्या हुआ, ये अफेक्टेड था और ये मदर ठीक थी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मदर के गुण ही इसके अंदर आ जाए, तब ये ठीक हो जाता है अनअफेक्टेड चाइल्ड। उसी प्रकार ये दो है। अगर लड़की में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, ये नहीं है कि मतलब अगर फादर में कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में आनी ही आनी है। कई बार ऐसे चांस बन जाते हैं कि मदर के जो सेल्स है, ठीक है, वो उनकी वजह से बच्चा ठीक हो जाता है। अब इसमें हम क्या क्या देते हैं, 8N3, 6OV3, 8LU1, 20SPN3, ठीक है। वही हम जो मैंने अभी 8N3 के बारे में बताया था आपको, ठीक है। 6OV3 हम ये निचले एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, लंग्स को एक्टिवेट करते हैं और हमारी स्पाइन को एक्टिवेट करते हैं।